नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं मनोज। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब तलवारें चल रही थी, जब बंदूकें, तोप और बारूद हमारे चारों तरफ एक शोर तारी कर रहे थे, तब भी कलम चल रहा था। कभी कविता बनकर, कभी नज्म बनकर, कभी जनगीत बनकर और कभी ललकार बनकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक राजनीतिक क्रांति नहीं था, वो एक सांस्कृतिक, साहित्यिक और भावनात्मक पुनर्जागरण भी था, जिसके साथ साथ एक साहित्यिक सफर भी तय हो रहा था। एक ऐसा साहित्यिक सफर जिसमें हर कलम एक मशाल बना, जहां हर पंक्ति में आजादी की छाया है, हर कवि के स्वर में क्रांति की लहर है और हर कहानी के पीछे है वो देश जो सांस ले रहा था संघर्ष में। 1857 की पहली लड़ाई हो या 1947 का अंतिम चरण, हर दौर में साहित्य ने एक सिपाही की तरह मोर्चा संभाला। वियोगी हरि का दोहा देखिए, तुच्छ स्वर्ग हूँ गिनत जो, एक स्वतंत्रता काज, बस वाही के हाथ है आज हिंद की लाज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक आंदोलन का नारा बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन रचकर राष्ट्र की आत्मा को स्वर दिया। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में भारत भारती की गूंज रही, तो पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने संवेदना की कूची से स्वराज का चित्र रचा। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी धड़कनों में ताजा हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लिख रहे थे, छिन गया शिल्प शिल्पी गण का, छिन तख्त गए छिन ताज गए, जो थे लक्ष्मी के लाल वही, दानों के हो मुहताज गए, नौकर यमदूत कंपनी के बन और कोढ़ में खाज गए। बांग्ला में काजी नजरुल इस्लाम थे तो मराठी में विष्णु सखाराम खांडेकर। वहीं तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती की तमिल कविता भारत माता की नवरत्न माला की कुछ पंक्तियां हिंदी में। हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, जय पाएंगे, अहिंसात्मक क्रांति बढ़ाता रहा बोलकर, धर्म युद्ध के लिए कटिबद्ध रहो तुम, कहता रहा सबसे यही, गौमेतक सा महत हमारा नेता गांधी। कहना यह है कि हर भाषा में आजादी की लहर दौड़ी, गद्य भी पीछे नहीं रहा, प्रतिरोध का जरिया बना। इतिहास के इस कालखंड में गद्य केवल कथानक नहीं था, विरोध की शैली थी। उधर जब अखबार और पत्रिकाएं सेंसर हो रहे थे, तब गांवों के चौपालों में लोकगीत आजादी की हवा फैला रहे थे। चलो दिल्ली, कसम खाओ प्यारे वतन की, या धई के तपसी का भेसवा, हम बचाई बेदेसवा जैसे गीत। ये गीत किसी छपाई के मोहताज नहीं थे, ये हवा में उड़ते थे और जन जन के दिलों तक पहुंचते थे। स्वाधीनता संग्राम का साहित्य आज सिर्फ संग्रहालयों में रखी पुस्तकों की शोभा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। हर पीढ़ी को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये याद दिलाता है कि देश को आजाद करने में सिर्फ गोली नहीं, गजल भी चली थी, सिर्फ तलवार नहीं, तर्क भी बोले थे। देश को समझना है तो उसकी कविताओं को सुनिए, और आजादी को महसूस करना है तो उन्हें दोहराइए। जो कभी छुप कर पढ़े जाते थे, आज खुले आसमान के नीचे गूंजने के लिए। सुनते रहिए साहित्य भारती। हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अभी अभी हमने आजादी के लिए लड़ने वाले कलम का जिक्र किया। स्मरण हो आया सन 1886 में मुजफ्फरनगर के खतौली में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर पत्रकार सुंदर लाल का।
जिनका सार्वजनिक जीवन सन 1906 से गरम दल के युवक नेता के रूप में शुरू हुआ। 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में प्रतिनिधि की हैसियत से शरीक होने वाले सुंदरलाल जी गांधी जी के साथ संपर्क में आने के बाद अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर सजा पाने वाले पहले नेता थे। आजादी की लड़ाई के सत्याग्रह संग्रामों में वो 9 बार जेल गए। पंडित सुंदरलाल जितने प्रभावपूर्ण व्याख्यानदाता थे, उतने ही प्रभावपूर्ण लेखक भी थे। मेरा नाम अनवर नकवी है और मैं दत्तक परपौत्र हूँ पंडित सुंदरलाल जी का। मेरे पिताजी का नाम है मोहम्मद हैदर नकवी। मेरे पिताजी ने पंडित सुंदरलाल जी को जब ज्वाइन किया था 1951 में, तो उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे, और उनके साथ 1952 में वो इलाहाबाद से दिल्ली आ गए थे, और 1952 से लेकर के 1981 तक जब पंडित सुंदरलाल जी, जिनको मैं बाबा बोलता था, जब उनका देहांत हुआ तो हम एक साथ रहे हमेशा। और उन्होंने ही मेरे पिताजी की शादी करवाई थी और मेरे पिताजी को उन्होंने अपने पुत्र का दर्जा दे रखा था। उनकी मृत्यु हुई 9 मई 1981 को, तो हम सब घर में ही थे। मेरे पिताजी ने अपने, जैसे एक बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार करता है, तो मेरे पिताजी ने सारे वो राइट्स उनके पूरे किए। पापा ये कह करके गए थे कि बेटा, जो मेरे राइट्स हैं वो हिंदू परंपरा के हिसाब से ही करना, मुझे जलाना और मेरी अस्थियों का विसर्जन जो है हरिद्वार में गंगा नदी में करना। इसके साथ उन्होंने एक आदेश ये भी दिया था कि लकड़ी व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ही मेरा दाह संस्कार किया जाए। जो मेरे पिताजी ने उसी हिसाब से किया और उनकी जो अस्थियों का विसर्जन है गंगा में जाकर के पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उसमें यूपी गवर्नमेंट का पूरा योगदान था, दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का भी। जब बाबा की डेथ हुई है तो मेरी उम्र कोई 11-12 साल थी, तो मेरा उनके साथ मतलब इतना साथ रहा है, उनकी गोद में खेला हूँ, उनके साथ में पला बड़ा हूँ, और जो उनका जीवन था स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में, उसके बारे में बातें किया करते थे। तो जेल के बारे में वो मतलब बताते थे कि हम लोगों ने बहुत प्रताड़ना सही है, अंग्रेज पुलिस थी या जो शासक थे उनके द्वारा उनको कोड़ों से मारा जाता था, और मारने के बाद वो लोग उनको बर्फ की सिल्लियों पे लिटाते थे। खाना बहुत खराब दिया जाता था, जानबूझ करके खाना दूर रख दिया जाता था, सूखी रोटी दी जाती थी। इस बारे में वो बहुत बताया करते थे कि जब उनकी पुस्तक आई थी भारत में अंग्रेजी राज, किस तरह से छापे पड़ने शुरू हुए थे, लोगों को घरों में तलाशियां शुरू हुई थी, उस समय वो कैसे छुप करके अपनी अखबार निकालते थे या किताब के बारे में चर्चाएं होती थी, या गांधी जी ने जो कहा था मतलब अपने यंग इंडिया के अंदर देशवासियों से कि भाई पंडित सुंदरलाल ने जो ये किताब लिखी है, चाहे हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, इसकी जब्ती नहीं होने देंगे, हम प्रतियां जो है उनके हाथ में नहीं देंगे। बाबा किताबों को पढ़ते भी बहुत थे, सारे अखबार उनके यहाँ लगे हुए थे, प्लस वो किताबें लिखते भी थे। और लिखने से मेरा तात्पर्य है कि वो खुद हाथ से नहीं लिखते थे, वो किसी न किसी आदमी को अपने पास रखते थे और उनको डिक्टेशन देते थे, और वो दूसरा आदमी उसको नोट करता था। तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब वो डिक्टेट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में और मैं वहीं पर बैठा हूँ और उसको सुन रहा हूँ, और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। वो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हिमायती थे, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा देश में मिलकर के रहें, और वो यही बोला करते थे कि जब तक सारे देश के लोग मिलके नहीं रहेंगे देश की तरक्की नहीं हो सकती। उनके इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मयोगी और दैनिक भविष्य ने आजादी की लड़ाई पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हिंदी संसार में अपने समय में ये पत्र अत्यधिक सर्वप्रिय और सबसे अधिक बिकने वाले थे। 10,000 प्रतियों की बिक्री वाले अखबार से घबराई ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट के तहत प्रेस की जब्ती कर सरकारी ताला लगा दिया। ये मध्य प्रदेश का चंबल घाटी क्षेत्र जिसमें भिंड जिला है, उसके मुख्यालय से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है। मैं यहाँ पर 63 वर्षों से एडवोकेट भी हूँ, और चंबल के स्वतंत्रता संग्राम पर जो ये भिंड बराबर है उसके स्वतंत्रता संग्राम पर मैंने शोध किया है और कई पुस्तकें भी मैंने लिखी। तो मैं जब यहाँ भिंड में मैंने काम शुरू किया तो ये घटना ये जनवरी 1965 की है। उन दिनों पंडित सुंदरलाल जी
कुछ उनके सामने बड़ी समस्याएं थी। लोगों ने उनसे भारत चीन के बीच जो दुखद विवाद शुरू हुआ था और जिस तरह से मजबूती से पंडित सुंदरलाल जी ने ये चीन के संबंध में अपनी बातें रखी थी, तो कुछ लोगों ने उनसे संपर्क अलग कर लिए थे, तो वो परेशानी में थे। तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया और वो भिंड आ गए। भिंड लगभग 1 महीने तक वो रहे। तो ये पंडित सुंदरलाल जी से जो हमारी यहाँ बातचीत हुई, तो मुझे उनके बारे में मालूम था कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी गए किसी राजनयिक पद पर नहीं थे, मगर चाहे मिस्र गए हों, कर्नल नासिर कैसे मिल रहे हैं, इंडोनेशिया जाने पर किस तरह से डॉक्टर शुक्र्ण मिल रहे हैं, किस तरह से माओ से तुंग से बिल्कुल जैसे 2 मित्र मिलते हों, क्रस्येव से मिलना, ये अद्भुत बातें थी पंडित सुंदरलाल जी की व्यक्तित्व। तो मैं काफी प्रभावित था। पंडित सुंदरलाल जी कहा करते थे कि मैं 75% गांधीवादी हूँ और 75% में मार्क्सवादी हूँ। तो ये 150% हो गया। तो हम लोग हंसा करते थे कि पंडित सुंदरलाल जी ऐसी बातें करते थे। इसके बाद पंडित सुंदरलाल जी ने भारत चीन मैत्री संघ बनाया था, क्योंकि ये भारत सरकार का जो पहला शिष्टमंडल 1950 में सबसे बड़ा वो डेलीगेशन था और मैं समझता हूँ शायद उसमें 200 के लगभग लोग थे। उसके हेड थे पंडित सुंदरलाल जी। तो पंडित सुंदरलाल जी ने इस तरह चीन के जो जीवन के सभी पहलू हैं उनको बहुत बारीकी से देखा और वहाँ से आने के बाद आंखों देखा चीन, ये एक मोटा ग्रंथ लिखा। तो एक में बहुत अच्छा संस्मरण मुझे ध्यान है कि एक मीटिंग में जब मैं गया और वहाँ पंडित परमानंद जी थे, झांसी वाले, तो पंडित सुंदरलाल जी एक संस्मरण सुना रहे थे कि देखो ये दाढ़ी वाला जो बैठा है, पंडित परमानंद की तरफ इशारा किया। 1912 की घटना है कि जब कलकत्ता से राजधानी को ट्रांसफर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट दिल्ली लाई, तो इसका एक विरोध था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में। तो एक बम का धमाका किया गया था जिस समय ये वायसराय का वहाँ कारवां गुजर रहा था। अब ये बम जो है किसने बनाया, किसने वहाँ फेंका, ये बात सामने नहीं आ पाई थी। खूब इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगाने की कोशिश की। तो वो अपना संस्मरण बता रहे थे कि इलाहाबाद में जब मैं था और वहाँ से जब अपना अखबार निकालता था और वहाँ से आनंद भवन भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो बाहर वाले कमरे में जो सड़क के किनारे था वहाँ बैठ के मैं एडिटिंग करता था अखबार की, और अंदर वाला जो कमरा था उसमें कुछ नौजवान लड़के बम बनाते थे। और एक बार बम में पदार्थ मिलाते हुए कुछ उसमें विस्फोट हो गया था, तो एक लड़के की उंगली कट गई थी, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैं अपनी सीट से उठ के जल्दी से मैं अंदर गया और मैंने उसे डांटा कि देखो ये चिल्लाने की आवाज़ अगर कोई सुन देता तो तेरे दर्द तो अभी कम है, मगर हम सब लोग पकड़ जाते और फांसी की सजा हो जाती। तो वो चुप हो गया। तो वो कहते थे जो बम बना रहा था ये है पंडित परमानंद जो वहाँ बैठे थे। और उन्होंने 1928 में ये भारत में अंग्रेजी राज, ये 3 मोटे मोटे वॉल्यूम ये रंगून से छप रहे थे, बर्मा से छप रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने इसको राजसात कर दिया था और घोषणा की थी कि अगर किसी के भी पोजेशन में, कब्जे में ये पकड़े जाएंगे तो उसको हम मुकदमा चलाएंगे, सजा देंगे। तो गांधी जी ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि ये महत्वपूर्ण किताबें हैं पंडित सुंदरलाल जी की, और ये हर देशभक्त को पंडित सुंदरलाल जी की इन किताबों को, भारत में अंग्रेजी राज, ये जो इतिहास की पुस्तकें हैं, इनको पढ़ना चाहिए और अभियोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेज सरकार पकड़ेगी और हमें सजाएं होंगी। ये गांधी जी ने सार्वजनिक घोषणा की थी। लेखक की हैसियत से उनकी ऐतिहासिक पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज ने देश विदेश में अपना निराला इतिहास बनाया है। ऐसे प्रखर लेखक, पत्रकार और आजादी के वीर को हमारा प्रणाम। स्वतंत्रता कोई एक क्षणिक उपलब्धि नहीं होती, ये एक निरंतर साधना है। और इस साधना के अनेक ऋषियों में एक नाम है काका साहेब कालेलकर। उनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद
वो गुजरात में बसे और वहीं से शुरू हुआ उनका गांधी जी से आत्मिक जुड़ाव। साबरमती आश्रम उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। गांधी जी के सबसे प्रिय अनुयायियों में से एक काका साहेब ने साबरमती आश्रम में शिक्षा दी और गुजरात विद्यापीठ की नींव को विचारों से सींचा। यही कारण था कि बापू ने उन्हें सवाई गुजराती कह के पुकारा। सुनते हैं लेखक, कवि, पत्रकार विश्वनाथ सचदेव को। आज भले ही हम काका कालेलकर को गांधी जी के सहयोगी के रूप में ही याद करें, पर उनकी पहचान का दायरा बहुत बड़ा है। वे जाने माने भाषाविद भी थे और जाने माने साहित्यकार भी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी एक पहचान बुनियादी तालीम के पक्षधर की थी और मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला जैसी कई भाषाओं के जानकार के रूप में दुनिया उन्हें अच्छी तरह जानती समझती है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उस दौरान 5 साल से ज़्यादा समय उन्होंने अंग्रेज़ों की जेलों में बिताया था। उसी दौरान काका कालेलकर गांधी जी के साथ यरवदा जेल में भी रहे थे, जहाँ रहकर वो गांधी मय हो गए, एक तरह से ऐसा कहना चाहिए। कहते हैं गांधी जी के सहयोगी होने के नाते ही लोग उन्हें काका कहने लग गए थे। गांधी जी बापू और काका कालेलकर काका। दत्तात्रेय कालेलकर की शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में ही हुई थी, पर आगे चलकर गांधी जी के निर्देशन में गुजरात उनका कार्यक्षेत्र बन गया। उन्होंने गुजराती सीखी ही नहीं, गुजराती भाषा के विद्वानों में उनकी गणना होने लगी थी। राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अध्यात्म, जाने कितने विषय थे और इन विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। क्रम 30 या 40 की किताबें थीं उनकी इन विषयों पर, जो आज भी पढ़ाई जाती हैं। उन्हें एक चलता फिरता विश्वकोश कहते थे उनके साथी लोग। वे बहुत घूमते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत लिखते थे। हिमालय नो प्रवास, जीवन व्यवस्था, पूर्व अफ्रीका में ब्रह्मदेश नो प्रवास, ये उनकी किताबें हैं जो आज भी गुजराती साहित्य जगत में खूब पढ़ी जाती हैं। गांधी जी उन्हें सवाई गुजराती कहा करते थे। सवाई यानी 1 से चौथाई ज़्यादा, यानी गांधी जी से भी कहीं ज़्यादा गुजराती, ऐसा गांधी जी कहा करते थे उनके लिए। एक हकीकत ये भी है कि ये बहुभाषी साहित्यकार, जो मूलतः मराठी भाषी था, हिंदी का प्रबल समर्थक था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही उनकी गणना उन लोगों में होती थी जो हिंदी को देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा मानते थे और कहा करते थे कि हिंदी ही इस देश को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। शायद महात्मा गांधी की प्रेरणा ही थी कि देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के काम में काका कालेलकर जुड़ गए। सन 1938 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के एक अधिवेशन में काका कालेलकर ने राष्ट्रभाषा प्रचार को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा था। 1935 में कालेलकर राष्ट्रभाषा समिति के सदस्य बने, जो हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के कार्य में संलग्न थी। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर उर्दू के शब्दों से हमारी भाषा अधिक उपयोगी और अधिक स्वीकार की जाएगी। सही भी है। यदि आज हिंदी में भारत की इतर भाषाओं के शब्द भी जुड़ जाते हैं, हमारी तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं के शब्द यदि जुड़ जाते हैं तो उन भाषाओं में बोलने लिखने वालों को हिंदी अपनी सी लगेगी। ये बात गांधी जी भी समझाया करते थे और काका कालेलकर भी कहा करते थे। काका कालेलकर भी हिंदुस्तानी प्रचार सभा से जुड़े थे। आज ये संस्था 80 साल की हो चुकी है और हिंदुस्तानी के काम को बढ़ावा दे रही है। काका कालेलकर शुरू से ही अपनी धुन के पक्के थे। कालेली नाम के महाराष्ट्र के एक गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। शायद 1903 में मैट्रिक परीक्षा पास करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर वे वकील बनना चाहते थे, शायद LLB की प्रथम परीक्षा भी पास कर ली थी उन्होंने, लेकिन इसके बाद राष्ट्रमत नामक एक मराठी दैनिक से जुड़ गए, यानी पत्रकार बन गए। वहाँ ज़्यादा नहीं टिके, ये बात सही है। ऐसा ही कुछ अध्यापन के क्षेत्र में भी हुआ। बड़ौदा के गंगाधर विद्यालय में तब शिक्षक थे। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण स्कूल बंद करवा दिया। तब पता नहीं क्यों कालेलकर जी ने हिमालय की यात्रा करने की ठानी। कहते हैं तब उन्होंने लगभग 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। बाद में वे हंसते हुए कहा करते थे, बहुत भटका पर मोक्ष नहीं मिला। सच तो यह है कि उनका मोक्ष इस देश की सेवा करने में ही था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान शुरुआत में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर था, पर बाद में जब गांधी जी से मिले तो वे पूरे गांधी में हो गए थे। जैसा कि मैंने कहा,
गांधी जी से उनकी भेंट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी। कालेलकर वहाँ पढ़ाया करते थे, पर गांधी जी से जब मिले तो गांधी उनके गुरु बन गए। सच तो ये है कि कालेलकर जी के विचारों और कार्यों पर गांधी और टैगोर दोनों का प्रभाव था। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से अनुवाद भी किया था, और जब गांधी जी जेल गए तो उनके पत्र का संपादन काम भी उन्हें ही संभाला गया था। संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे वे, और बाद में सांसद भी बने। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि 1953 में बनाए गए काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिशों में सभी महिलाओं को पिछड़ी जातियों में रखने की सिफारिश की थी। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था उस ज़माने को देखते हुए कि महिलाओं की स्थिति हम कैसे सुधार सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उन्हें पिछड़ी जातियों के साथ जोड़ दें, तो जो काम पिछड़ी जातियों के लिए होगा वही काम महिलाओं के लिए भी होगा। ऐसे और भी कई अवदान हैं जिनके लिए ये देश काका कालेलकर का ऋणी रहेगा। देश ने अपने सपूत को पद्म विभूषण से सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की थी। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्हें प्रणाम। काका साहेब कालेलकर द्वारा रचित जीवन व्यवस्था निबंध संग्रह के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद वो पहले संविधान सभा के सदस्य बने और फिर भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट ने भारत में सामाजिक न्याय की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था भारत की आत्मा को सच्चाई और सादगी से जीना। 1981 में काका साहेब का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार, उनकी भाषा और उनकी खुशबू आज भी जीवित है, हर उस जगह जहां शिक्षा, सेवा और सत्य का संगम होता है। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, हमारे काका कालेलकर, एक युग दृष्टा, एक शिक्षक, एक लेखक और आजादी के उस विचार की जीवंत अभिव्यक्ति जिसे सिर्फ प्रतीकों से नहीं, जीवन से जिया गया। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी मुंबई। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इन अल्फाज में सिर्फ शायर नहीं बोलता, एक सच्चा भारतीय बोलता है, जिसकी रूह मुल्क की मिट्टी से बनी है और जिसकी आवाज में आजादी की तड़प है। जब शेर सिर्फ इश्क या हुस्न की बात न करे, जब नज़्में सिर्फ दिल की नहीं वतन की धड़कनों की तर्जुमानी करे, तो समझ लीजिए वो शायरी सिर्फ हुस्न की खिदमत नहीं, हक और हुब्बुल वतनी की हिम्मत बन जाती है। और ऐसे ही शायरी के सरबराह थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी में तहजीब, तमीज और तासीर का प्रतिनिधि है, और साथ ही वतन परस्ती की वो लौ भी जो 20वीं सदी के हिंदुस्तान की रग रग में जल रही थी। संस्कृति कर्मी, प्रसारण कर्मी दानिश इकबाल कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का एक दौर ऐसा भी था जब पहली आलमी जंग के यानी विश्व युद्ध के शोले दुनिया में लगे थे फैलने, और हिंदुस्तानी अवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना चाहते थे। तो उसी जमाने में उर्दू के नामवर शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने कौम को आगाह करने के लिए हिंदू मुसलमानों को यूं मुखातिब किया था। वो कहते हैं, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मझधार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार, तो जेरे मौजे फना होगा आबरू का मजार।
मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहां में भीष्म और अर्जुन का नाम डूबेगा। तो इसी तरह से पंडित चकबस ने मुस्लिम नौजवानों के खून को गरमाते हुए कहा था कि दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ारे कौम गया कौम के निगहबानों, सुतून मुल्क के हो कद्रे कौमियत जानो, जफा वतन पे है फर्जे वफा को पहचानो। ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता, ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। ये थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। ब्रजनारायण चकबस्त के नस्र, शायरी और उनकी नज्मों में जो कौमी यकजहती है, जो प्रेम है, भाईचारा है, मुल्क की तरक्की की बात है, उससे आज के अदीब भी मुतासिर हैं। रक्षंदा जलील कहती हैं, ब्रजनारायण चकबस्त की जो खासियत मुझे समझ में आती है वो ये कि एक बहुत कम उम्र में ही डाइड एट द एज ऑफ 44, 1926 में उनका देहांत हो जाता। तो इस कम उम्र में भी उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो हम आज भी याद करते हैं। और उर्दू जबान तो जैसे उनकी घुट्टी में मिली हुई थी। इनके वालिद साहब डिप्टी कलेक्टर थे, ये खुद जो थे ये एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलोनियल मॉडर्निटी इनके पास थी, इनको हासिल थी ये चीजें। और लेकिन उसके साथ साथ जो अवध के कस्बों की एक खासियत होती है, यानी अवध में जो एक खास किस्म की उर्दू रची बसी है जो बड़ी नेचुरल, बड़ी ऑर्गेनिक, उसमें कोई मजहब का कोई फर्क नहीं है। चकबस्त के लिटरेरी करियर से हम एक चीज देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल अरीना में जो कुछ भी हो रहा है मुल्क, उस पे गांधी की फर्स्ट सिविल नाफरमानी का मूवमेंट, उससे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको जंग अजीम कहा जाता था, फिर जो राउलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग, ये सब चीजों पे शायर एक बड़ी पैनी नजर रख रहा है। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां शहीद सरदार भगत सिंह के भी दिल के बहुत करीब थीं। भगत सिंह ने अपने भाई को लिखे अपने आखिरी खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। उनकी नज़में एक वक्त में अदब भी थी और इंकलाब की मुनादी भी। जहाँ कलाम में करुणा है, शब्दों में सौंदर्य है और सबसे बढ़कर हर मिसरे में छुपा है जज्बाए वतन। अभी आपने सुना लघु रूपक जज्बाए वतन और शायरी का फन, चकबस्त की नज़मों में वतन का राग। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। भारतीय साहित्य की निरंतर प्रवाहशील धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, फिराक गोरखपुरी, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक के योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।